तो 10वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे पिंकी प्रॉमिस किया था, जी हाँ, उसी पिंकी प्रॉमिस को निभाने का समय आ चुका है। क्या? क्लास 10th मिशन क्या है हमारा? कंप्लीट फर्स्ट फ्लाइट। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में मैं अपने प्यारे प्यारे 10वीं वाले बच्चों के लिए कंप्लीट फर्स्ट फ्लाइट 10 के 10 चैप्टर कराने वाला हूं। उसकी समरी और एक चीज और, उसके सारे इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन। रेडी हो ना? तो चलो चलते। सबसे पहले बात करेंगे अ लेटर टू गॉड। किसके बारे में? अ लेटर टू गॉड के बारे में। अ लेटर टू गॉड किसने लिखा है? जीएल फुएंट्स ने। बात करें अगर इस चैप्टर के बारे में, तो लेंचो और लेंको भी कह सकते हो, एक गरीब किसान है। अ पुअर फार्मर डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन हिज क्रॉप्स, अपने फसलों पर निर्भर था। फॉर सर्वाइवल, अपने जीवन को चलाने के लिए। ही ईगरली वेट्स फॉर रेन, और बहुत ही उत्सुकता से बारिश का इंतजार कर रहा होता है। बट अ हेल स्टॉर्म, तभी क्या हो जाता है बच्चों? हेल स्टॉर्म। याद रखना ये वर्ड, इसको ओलावृष्टि कहेंगे। ओलू की बारिश हो जाती है, हेल स्टॉर्म। बारिश की जगह हेल स्टॉर्म। डिस्ट्रॉयड हिज एंटायर फील्ड, और पूरा का पूरा खेत उसका नष्ट हो जाता है। दो शॉक्ड ही डज नॉट लूज, और ये देख के वो शॉक हो जाता है। एंड ही डज नॉट लूज फेथ इन गॉड। दिस इज द क्रक्स ऑफ द चैप्टर। इसको याद रखना। लेंचो इतनी मुसीबत में आने के बाद भी भगवान में से उम्मीद नहीं छोड़ता है। उसका फेथ जो है ना भगवान में बिल्कुल अडिग है, बिल्कुल भी कम नहीं होता भगवान से उसका फेथ। ही राइट्स अ लेटर, और तब वो फैसला करता है कि मैं भगवान को एक पत्र लिखूंगा, आस्किंग फॉर 100 पैसोज, और मैं 100 पैसोज की मांग करूंगा ईश्वर से, है ना, टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि मैं अपने खेत को दोबारा से बीज को बो सकूं। द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर, और यहां पे पोस्ट मास्टर क्या कर रहा है? पत्र को पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पत्र को पढ़ रहा है। एंड मूव्ड बाय लेंचोस फेथ, और जब पोस्ट मास्टर इस पत्र को पढ़ता है ना, तो वो लेंचो के अटूट विश्वास को देख करके दंग रह जाता है, हैरान रह जाता है। एंड कलेक्ट्स मनी फ्रॉम द स्टाफ, और फिर पोस्ट मास्टर कहता है भैया लेंचो का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, इसके लिए वो अपने स्टाफ से पैसे इकट्ठा करता है, और उसके बाद सेंड्स 70 पैसे। बड़ी मुश्किल से अपनी सैलरी में से सब स्टाफ थोड़ा थोड़ा काटते हैं, और तब जाके 70 पैसे जमा होता है, 70 पैसे। When लेंचो receives the money, और जब लेंचो रिसीव करता है इस मनी को, he believes God has helped him। अभी भी लेंचो यही सोचता है कि पैसे भगवान ने ही भेजे, है ना। But suspect the post office, लेकिन पोस्ट ऑफिस वालों पे वो शक करता है। कहता है मैंने मांगे थे 100 पैसोज और आए कितने? 70 पैसोज। तो हो सकता है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज चोर हैं, और उन्होंने ये पैसे चुराया 30 पैसोज, एंड रिमेनिंग अमाउंट उन्होंने ठस कर लिया, गायब कर दिया। So the story highlights faith, innocence and human kindness। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है? विश्वास पे, भोलापन एंड ह्यूमन काइंडनेस। पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के स्टाफ पैसे देते हैं ह्यूमन काइंडनेस की वजह से, और लेंचो का अटूट विश्वास है भगवान में, और उसका भोलापन ये है कि वो सचमुच ये सोच रहा है कि पोस्ट ऑफिस वालों ने मेरा पैसा चुरा लिया। तो अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से देख लेते हैं फटाफट से। पहला है, हाउ डज द पोस्ट मास्टर शो, किस तरीके से पोस्ट मास्टर जेनरोसिटी दिखाता है, अच्छाई दिखाता है, भलाई दिखाता है, एंड एम्पैथी और हमदर्दी दिखाता है। तो चलो देखते हैं। द पोस्ट मास्टर इज डीपली टच्ड बाय लेंचोस फेथ। पोस्ट मास्टर जो है बहुत ज्यादा लेंचो के विश्वास से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इंस्टेड ऑफ लाफिंग, हंसने के बजाय उसके ऊपर, he decide to help, कहता नहीं इसकी तो मदद करनी पड़ेगी। he collects money from his employees and contribute, जी हाँ कॉन्ट्री करते, थोड़ा थोड़ा पैसा देते, a part of his salary, जी हाँ। and though he could not arrange the full money, 100 पैसे नहीं हो पाते, फिर भी जितना होता है 70 पैसे वो भेज देते। he sent 70 pesos in God's name, और भगवान के नाम से लेंचो को वो 70 पैसे भेज देता है। His act shows kindness, और इसका जो ये काम है क्या है? दयालुता से भरा हुआ, सिंपैथी से भरा हुआ, रिस्पेक्ट और फेथ से भरा हुआ। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन, व्हाट आयरनी इज प्रेजेंट इन द स्टोरी, क्या व्यंग है कहानी में, क्या व्यंग है, क्या हंसी ठट्ठा है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आयरनी लाइज इन द लेंचोज रिएक्शन। व्यंग कहां है? लेंचो के रिएक्शन। अरे मैंने तो 100 पैसों मांगे थे, आए कितने? 70 पैसों। जरूर ये चोर है, हैं? वहां पे एक वर्ड कहता है बंच ऑफ क्रुक्स, याद रखना। क्या कहते हैं? बंच ऑफ क्रुक्स। ये वाली लाइन बोलता लेंचो, बंच ऑफ क्रुक्स, चोरों के झुंड है। सो ही ट्रस्ट गॉड कंप्लीटली। लेंचो भगवान में पूरी तरीके से विश्वास करता है, बट डज नॉट ट्रस्ट ह्यूमंस, लेकिन मानव में विश्वास नहीं करता। सो द वेरी पीपल हु हेल्प हिम, जो लोग उसकी मदद किए होते हैं, आर एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। उनके जो लोग उनकी मदद किए उनके ऊपर ही क्या लग जाता है? बदनामी, चोरी का, पैसे का। सो ये भी एक व्यंग्य अपने आप में। आज की डेट में किसी की भलाई करने जाओ ना तो कहीं उल्टा ही पड़ जाता है। सो दिस अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, पोस्टमास्टर, पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा, एंड क्रिएट्स सिचुएशनल आयरनी। इस यहां पे हास्यास्पद मुद्दा बन जाता है, एंड हाईलाइट्स द लेंचोज ब्लाइंड फेथ, और लेंचो का अंधविश्वास भी दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, चले अगले चैप्टर। तो बात करते हैं अब नेल्सन मंडेला। जी हाँ, नेल्सन मंडेला के बारे में, और चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और राइटर भी खुद नेल्सन मंडेला जी ही है ना। सो दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट। जी हाँ, ये चैप्टर जो है एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। कहां से आया? फ्रॉम मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी, मंडेला जी के ऑटोबायोग्राफी से। ऑटोबायोग्राफी जानते हो ना, स्वयं की पुस्तक, स्वयं के बारे में लिखी गई पुस्तक। सो ही डिस्क्राइब्स द हिस्ट्रिक, तो वो ये इसमें व्याख्या करते हैं किस तरीके से इन्हें हिस्टोरिक डे मिला है, ऐतिहासिक दिन, व्हेन ही बिकेम साउथ अफ्रीका, जब वो साउथ अफ्रीका के क्या बन रहे हैं? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। जी हाँ, पहले अश्वेत राष्ट्रपति। सो ही रिकॉल्स द लॉन्ग स्ट्रगल, और वो इस चैप्टर में बताते हैं कि उन्हें कितना लंबा जद्दोजहद करना पड़ा, कितना लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी अगेंस्ट अपार्थाइड एंड द सेक्रीफाइसेस मेड बाय काउंटलेस पीपल। वो ये बताते हैं कि जो उनके साथ रंग भेद की नीति की जा रही, कैसी नीति? रंग भेद की, है ना। और जो उन लोगों ने, नेल्सन मंडेला और नेल्सन मंडेला जी के मित्र या जो भी सहयोगी थे, कितनी कुर्बानियां दी हैं, मेड बाय काउंटलेस पीपल, जिनको गिना नहीं जा सकता। सो मंडेला एक्सप्लेन्स दैट करेज इज नॉट द एब्सेंस। क्या बताते? कहते हैं भैया जो साहस है, हिम्मत, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज जो है एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है, बट द ट्रस्ट ओवर इट, जीत है। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। ही बिलीव्स फ्रीडम इज इनडिविजिबल। वो ये कहते हैं कि जो आजादी है, जो स्वतंत्रता है, उसे बांटा नहीं जा सकता, इनडिविजिबल है। इफ वन इज ऑप्रेस्ड, यदि एक व्यक्ति को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, सो नन आर ट्रूली फ्री, तो इनमें से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। इक्वलिटी, किस पे जोर देते हैं? समानता पे, जस्टिस पे, डिग्निटी पे, एंड फॉर ऑल द चैप्टर इंस्पायर्स रीडर्स विद होप एंड डिटर्मिनेशन। और पाठकों को ये कहानी, ये चैप्टर क्या बताने की कोशिश करता है? आशा, उम्मीद और दृढ़ संकल्प के बारे में। तो आगे है भाई इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, चलो फटाफट से नजर ले लेते हैं। सो हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज? अब सवाल ये कह रहा है कि मंडेला की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है स्वतंत्रता के बारे में, कैसे समय समय पे बदला है। सो एज अ चाइल्ड, जब मंडेला जी बच्चे थे तो उनकी क्या थॉट थी? फ्रीडम मीन प्लेइंग एंड लिविंग विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तब उनका मानना था कि स्वतंत्रता का मतलब खेलना है आजादी से, और बिना किसी बंदिश के रहना है। सो एज ही ग्रीव, लेकिन जब वो बड़े हुए, है ना, he realized that his people were not free, तो उनको ये महसूस हुआ कि उनके खुद के लोग स्वतंत्र नहीं है। Not free due to racial discrimination, और फ्री क्यों नहीं है? रंग भेद की नीति की वजह से, racial discrimination. So he understood, तो वो इस बात को समझे that true freedom means, वास्तविक स्वतंत्रता का अर्थ होता है equal rights, समान अधिकार, and dignity for everyone, और सभी के लिए गरिमा, गरिमापूर्ण जीवन जरूरी है। बिना गरिमा के जीना कोई स्वतंत्रता का मायने नहीं रखता। सो गरिमा आवश्यक है, नॉट जस्ट पर्सनल लिबर्टी, ना कि केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो उसके साथ गरिमापूर्ण जीवन भी स्वतंत्रता का हिस्सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज मंडेला से द ऑपरेशन इज नॉट फ्री? ऐसा मंडेला क्यों कहते हैं
कि जो ऑपरेस कर रहा है, जो किसी के ऊपर दबाव डाल रहा है, कुचल रहा है, वो आजाद नहीं, वो स्वतंत्र नहीं है। जानना चाहते हो ना? लेट्स गो। सो मंडेला बिलीव्स द ऑपरेसर इज ट्रैप्ड। मंडेला ये मानते हैं जो ऑपरेसर है ना वो भी फंसा हुआ है बाय हैटेड, नफरत से, हिंसा से, एंड प्रेजुडियूस, और पूर्वाग्रह से। जी हाँ, वो पहले से ही पूर्वाग्रह दिमाग में रख रखा है कि ये तो ऐसा है, ये तो काला है, ये तो गोरा है, समथिंग लाइक दैट। सो अ पर्सन हु डिनाइज अदर्स, तो एक व्यक्ति जो दूसरों की स्वतंत्रता के लिए मना करता है, फ्रीडम इज मोरली इम्प्रिजन। तो ऐसे में क्या होता है, एक व्यक्ति जब दूसरों की स्वतंत्रता के लिए मना करता है तो इज मोरली इम्प्रिजन, वो नैतिक तौर पे वो भी कैद है, नैतिक तौर पर वो भी बंदिशों में है। सो देयरफॉर बोथ द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेशन, इसलिए मंडेला जी के हिसाब से ऑपरेस्ड और ऑपरेसर दोनों ही सफर अंडर इनजस्टिस, दोनों ही अन्याय से जूझते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेकेंड चैप्टर तो हो गया और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। लेट्स मूव टुवर्ड द थर्ड चैप्टर। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो बस हिम्मत बनाए रखना। हाँ, बिल्कुल स्किप करने की कोशिश मत करना। तो बात करेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, है ना। लियोम ओ फैलेट, द फर्स्ट स्टोरी डिस्क्राइब्स अ यंग सीगल। किसके बारे में है? एक सीगल पक्षी होता है, समुद्र के किनारे ही रहता है ना, समुद्र के ऊपर ऊपर उड़ता है, वहीं से मछलियां पकड़ता है। तो वो डर रहा है, उड़ने से डर रहा है, अफ्राइड ऑफ फ्लाई, while his siblings learned quickly, जबकि उसके खुद के भाई बहन, सिबलिंग्स मतलब रक्त संबंध वाले, है ना, तो वो तुरंत उड़ना सीख लेते हैं। He remains on the ledge, और वो एक पहाड़ के किनारे पे लेज पे खड़ा होता है, आउट ऑफ फियर, डर से, वहां से छलांग ही नहीं लगा रहा होता उड़ने के लिए। His parents tried to encourage him, उसके माता पिता कह रहे थे come on, you can fly, उड़ सकते हो तुम, but he refuses। लेकिन डर भाई साहब उसके मन में इतना होता है ना, तैयारी नहीं होता वो उड़ने के लिए। फाइनली हंगर फोर्सेस हिम टू जंप फॉर द फूड, लास्ट में भूख इतना अधिक लग जाता है कि वो भूख के मारे नीचे कूद पड़ता है। एंड ही डिस्कवर्स, और तब उसे पता लगता है ही कैन फ्लाई एक्चुअली, तब वो हवा में जब गिरता है तो अपने पंख फैलाता है और फिर वो बैलेंस बनाता है और फिर देखता है मैं तो उड़ रहा हूं, तो उसे पता लग जाता है। नाउ द सेकेंड स्टोरी, जो दूसरा स्टोरी है मेरे प्यारे बच्चों, द सेकेंड स्टोरी क्या कह रहा है? सेकेंड स्टोरी टेल्स ऑफ अ पायलट, एक पायलट के बारे में, हवाई जहाज का पायलट, फ्लाइंग थ्रू अ स्टॉर्म, जो एक आंधी से गुजर रहा होता है, हु इज गाइडेड बाय अ मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन। दरअसल ये जो पायलट होता है, ये उड़ान भरने के बाद अचानक से मौसम बदल जाता है और सारे के सारे रेडियो वगैरह काम करना बंद कर देता है। काफी घबरा जाता है पायलट कि ये क्या हुआ। तभी थोड़ी देर के बाद एक रहस्यमयी हवाई जहाज उसके बगल में आता है, उसके जहाज के बगल में जस्ट मिस्टीरियस ब्लैक एरोप्लेन, काले रंग का हवाई जहाज होता है ना। और वो जो हवाई जहाज है, वो उसमें बैठा हुआ पायलट उसको इशारे से कहता है कि मेरे पीछे आओ, और वो उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और वो सेफली लैंड हो जाता है ना। ही लर्न्स दैट नो सच प्लेन, और आगे चल के उसे पता लगता है ऐसे तो कोई हवाई जहाज ही नहीं था मेरे आगे। सो both स्टोरीज फोकस ऑन करेज। जी हाँ, ये दोनों की दोनों ही कहानी हिम्मत पे है। दरअसल ये पायलट का मानना है कि मेरे आगे कोई था, दरअसल उसका ऐसा नहीं है, वो लगातार जूझता रहा, लड़ता रहा सिचुएशन से, साहस करता रहा और सही जगह लैंड कर पाया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग या अबाउट फ्लाइंग। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द यंग सीगल स्टोरी कन्वे। ये जो कहानी है यंग सीगल का, इससे क्या संदेश मिलता है आपको? कुछ मिलता तो होगा, तो चलो बात करते हैं। द स्टोरी टीचेस दैट फियर कैन बी ओवरकम थ्रू, डर तब तक नहीं निकलेगा, कब तक? जब तक कि आप हिम्मत नहीं करोगे, एंड डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प नहीं करोगे, है ना। सो कॉन्फिडेंस ऑफन कम्स आफ्टर, कॉन्फिडेंस तभी आता है टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, पहला कदम लोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। सो चैलेंजेस हेल्प अस डिस्कवर आर हिडन स्ट्रेंथ। तो चैलेंजेस जो है हमेशा हमारे छुपे हुए टैलेंट को, छुपे हुए स्ट्रेंथ को बाहर निकालने में मदद करता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ चैप्टर। नहीं, इसका एक और क्वेश्चन है, सॉरी
मेरी जुबान फिसल गई थी। आप कहोगे सर नहीं, दिस इज नॉट फेयर। आपने कहा हर चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, आई कैन रिकॉल दैट, याद है मुझे। तो ये रहा, व्हाई इज द ब्लैक एरोप्लेन एपिसोड मिस्टीरियस। क्यों क्यों लग रहा है आपको, ये क्यों रहस्यमयी है, क्यों क्यों रहस्यमयी है भाई, रहस्यमयी क्यों है ये ब्लैक एरोप्लेन वाली कहानी, पता कर लेते हैं क्या दिक्कत है, चलो। So the mysterious plane appears during danger। कब आता है वो रहस्यमयी हवाई जहाज, डेंजर किसमें, खतरे किसमें, एंड disappears without explanation। बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना कुछ बताए हुए गायब हो जाता है। लैंड तो हो जाता है वो प्लेन, फिर उस प्लेन का पायलट जाकर के पूछता है किससे, जहां वो लैंड करता है ना, उस एयरपोर्ट के अथॉरिटीज से कि भैया ये बताओ, आपने मेरे प्लेन को सेफली लैंड कराने के लिए जो प्लेन भेजा था, उस पायलट का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, कहां है वो। तो अथॉरिटी कहते हैं कैसा प्लेन बे, बौड़म हो गए हो क्या, हमने तो कोई प्लेन नहीं भेजा। वो कहता क्या, रियली? तो वो इस चीज को नहीं समझ पाता। सो नो वन एट द एयरपोर्ट, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता एयरपोर्ट पे, नोज अबाउट इट, जिसको इसके बारे में पता हो। सो दिस एक्सप्लेन, एक्चुअली ये क्या व्याख्या कर रहा है, ये व्याख्या कर रहा है इवेंट क्रिएट सस्पेंस। कभी कभी घटनाएं जो है ना, सस्पेंस तैयार करता है, एंड मिस्ट्री और रहस्य भी तैयार करता है मेरे प्यारे बच्चों। बट इन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो उस पायलट का करेज, वो क्विट नहीं करता है, दैट्स इट। चले अब अगले चैप्टर की तरफ। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, लेखिका खुद एनी फ्रैंक जी। तो चलिए शुरू करते हैं। एनी फ्रैंक राइट्स इन हर डायरी, अपनी डायरी में लिखती है, ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट पीरियड ऑफ, एक मुसीबत के समय में, अपने जीवन के मुसीबत के समय में। ये वही कहानी है जब नाजी लोग यहूदियों पे कत्लेआम, यहूदियों का कत्लेआम कर रहे थे, है ना, पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा, होलोकास्ट ऑफ हिटलर। सो शी फील्स लोनली। तो एनी फ्रैंक एक ज्यू लड़की है जो काफी अकेला महसूस कर रही है, एंड डिस्पाइट हैविंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, और मित्र और परिवार होने के बावजूद भी वो क्या महसूस कर रही है, असहाय, अकेलापन महसूस कर रही है। शी नेम्स हर डायरी, और वो अपनी डायरी का नाम क्या बताती है, क्या रखती है, किटी, एंड ट्रीट्स इट लाइक अ क्लोज फ्रेंड, और अपनी डायरी को एक कंपेनियन, एक मित्र, है ना, कंपनी जो कंपेनियन मतलब हु कंपनी यू, हु कंपनी जो आपका साथ देता है, तो इसीलिए वो उसे किटी नाम देती है और कैसा का ट्रीट करती, कंपेनियन की तरह। सो एनी शेयर्स हर स्कूल एक्सपीरियंसेस, इस डायरी में ज्यादातर वो स्कूल एक्सपीरियंसेस लिखती है, एंड हाउ हर टीचर पनिश, और किस तरीके से उसके अध्यापक उसे पनिश किए हैं, हर फॉर टॉकिंग टू मच। कक्षा में सभी बच्चे बात करते हैं, तो एनी के अध्यापक ने एनी फ्रैंक को पनिश किया कि तुम ज्यादा बात करती हो, है ना, नाम भी रख देते हैं, मिस चैटरबॉक्स। शी राइट्स ऐसे, और उसको पनिशमेंट में क्या मिलता है, ऐसे लिखने के लिए, एंड वो ऐसे को और अच्छे से लिखती है, ह्यूमरस तरीके से, हंसी के अंदाज में, एंड इंटेलिजेंटली, और बहुत ही बुद्धिमत्ता से। हर डायरी बिकम्स अ सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड इमोशनल एक्सप्रेशन, और वो सारी की सारी बातें अपनी डायरी से ही बताती है, तो एक साधन बन जाता है किस चीज का, कंफर्ट, इमोशंस को बयां करने का। सो द चैप्टर रिफ्लेक्ट्स हर लाइवली एंड थॉटफुल पर्सनालिटी, और ये बताता है पार्ट हमें कि किस तरीके से उसकी पर्सनालिटी है और क्या कुछ हो रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डिड एनी कंसीडर हर डायरी हर बेस्ट फ्रेंड, क्यों अपनी डायरी को सबसे अच्छा मित्र मानती है। सो एनी फेल्ट शी लैक्ड अ ट्रू फ्रेंड, उसको ऐसा लगता है उसका कोई वास्तविक मित्र नहीं है, एंड विद हुम शी कुड, और जिसके साथ वो अपने बातों को शेयर कर सके। और वो लिखती भी है दैट पेपर हैज मोर पावर टू एब्सॉर्ब व्हाट द वर्ड्स देन द ह्यूमन बीइंग्स, है ना, आप जब चैप्टर खोलोगे तो मिलेगा ये लाइन। शी ट्रस्टेड हर डायरी, और वो अपने डायरी पे विश्वास करती है, बिकॉज इट वुड नॉट जज और बिट्रे हर, वो जज नहीं करेगा उसे और ना ही उसे बिट्रे करेगा, उसके सीक्रेट्स को किसी और को नहीं बताएगा। सो राइटिंग गेव हर इमोशनल रिलीफ, और लिखने से मन उसका हल्का हो जाता था और उसे कॉन्फिडेंस मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सो हाउ डिड एनीज ऐसे, एनी का जो ऐसे है, चेंज मिस्टर किजिंग्स एटीट्यूड, किस तरीके से उसके जो अध्यापक है मिस्टर किजिंग्स के एटीट्यूड को कैसे बदलता है। सो एनी रोट ह्यूमरस एंड क्रिएटिव ऐसे, पनिशमेंट तो मिलता ही है, लेकिन एनी उस ऐसे को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, ह्यूमरस तरीके से, हंसी मजाक के अंदाज में लिखती है। ऑन टॉकिंग टू मच, है ना। सो हर इंटेलिजेंस इम्प्रेस मिस्टर केजिंग को इम्प्रेस करता है, एंड इवेंचुअली ही एप्रिसिएटेड हर, और उसकी वो तारीफ करते हैं, एंड विट एंड स्टॉप पनिशिंग हर, और अंततः उसे पनिश करना बंद कर देते हैं। चलिए अगले चैप्टर में, नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चीज समझना आप, वो ये कि यहाँ पे एक चैप्टर है 100 ड्रेसेस, वो डिलीटेड है। क्या है? पुरानी किताब वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं बता दे रहा हूं, समझ गए ना। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर इस तरीके से आपका 100 ड्रेसेस ना होकर के क्या होगा, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया होगा, है ना। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं इसका भी समरी, है ना, फटाफट से। तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया किसने लिखा है? ल्यूकियो रॉडरिच। दिस चैप्टर प्रेजेंट 3 डिफरेंट ग्लिम्पसेस, भारत की 3 अलग अलग झलकियां दिखाता है हमें। द फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बेकर, जो पहला हिस्सा है वो किसका है? महत्व दिखा रहा है बेकर्स का, जो बेक करते हैं, जो पाव रोटी, नान रोटी, ब्रेड इत्यादि चीजें बनाते हैं, लोव्स वगैरह, इन गुआन कल्चर। यहाँ एक कल्चर के बारे में बात आ रहा है, गुआन कल्चर, गोवा के। एंड हाउ ब्रेड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेली, और किस तरीके से वहां के लोग ब्रेड जो है खाते ही खाते, क्योंकि बहुत अहम जीवन का हिस्सा है। सो द सेकेंड पार्ट, दूसरा जो पार्ट है, टॉक्स अबाउट कुर्ग। कुर्ग तो जानते ही हो, कॉफी के लिए मशहूर है। अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन कहाँ पड़ेगा भैया? कर्नाटका में पड़ेगा। जी हाँ, कभी टाइम मिले तो चले जाना। नॉन फॉर द कॉफी प्लांटेशन, जी हाँ, कॉफी बागान के लिए प्रसिद्ध, और बहुत सुंदर सुंदर से दृश्य हैं। चैप्टर मैंने ये डाला है, कंप्लीट चैप्टर भी डाला है आपने आपके इसी चैनल पे, टाइम हो तो देख लेना ना। नाउ इट इज फेमस फॉर ग्रीनरी एंड ब्रेव पीपल। कुर्गी लोग जो है बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा। यहां तक के कुर्ग का ही पहला व्यक्ति जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा भारत के पहले क्या थे? जनरल थे, है ना। बहुत बहादुर लोग होते हैं ये, यहां तक कुपिया नामक ड्रेस पहनते हैं। चलो आगे। सो नॉन फॉर कॉफी प्लांटेशन एंड ग्रीनरी एंड ब्रेव पीपल, बहुत बहादुर लोग होते हैं। माना जाता है कि अलेक्जेंडर के टाइम पे वो भारत आए थे और फिर वो यहीं रुक गए थे। सो थर्ड पार्ट, जो तीसरा हिस्सा है, डिस्क्राइब्स असम्स टी, असम के चाय बागानों के बारे में बात करता है, एंड गार्डन्स। सो एंड द प्रोसेस ऑफ टी प्रोडक्शन, और किस तरीके से चाय बनता है। सो टुगेदर दीज पार्ट्स, ये जो 3 हिस्से हैं, हाईलाइट इंडियाज कल्चर, ये इंडिया के कल्चर, भारत के एक झलक को दर्शा रहा है प्यारे बच्चों। एंड richness and tradition and natural beauty. So the chapter shows unity in diversity. कुल मिला के चैप्टर क्या काम करता है? विविधता में एकता दर्शाता है, एंड प्राइड इंडियन हेरिटेज, और भारत की विरासत पर गर्व करने का मौका देता है। इसी तरीके से गर्व तो आपके माता पिता भी करेंगे जब आपके इंग्लिश में फुल मार्क्स आएंगे। तो चलो, हाउ इज गोवाज बेकर स्टिल इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न टाइम्स? गोवा के बेकर क्या अब इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर है तो कैसे है मॉडर्न पीरियड में? देखते हैं। द बेकर कंटिन्यू टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवान लाइफ। गोवा मतलब गोवा के जीवन में, गोवान लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है इनका रोल। ब्रेड इज एसेंशियल फॉर डेली मील्स, ब्रेड तो खाना ही खाना है उन्हें मील्स में। एंड स्पेशल ओकेजन्स पे, हाँ जी हाँ, ओकेजन्स पे, लाइक वेडिंग्स, फेस्टिवल्स, इन सभी अवसरों पे। दो टाइम हैज चेंज, समय बदला है, द ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग रिमेन्स अलाइव, अभी भी वो परंपरा जीवित है। द स्वीट स्मेल, और वो जो मीठा मीठा सा सुगंध आता है ना ब्रेड का, वो चारों तरफ उधर गलियों में फैला रहता है। एंड द बेकर्स अराइवल स्टिल रिमाइंड पीपल, और जब बेकर्स अभी भी गलियों में आते हैं तो लोगों को पुराने दिन याद आ जाते हैं ऑफ देयर कल्चरल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। Why is कुर्ग called a place of natural beauty? कुर्ग को क्यों एक नेचुरल ब्यूटी का जगह, प्राकृतिक सुंदरता, सौंदर्य का जगह माना जाता है, और ब्रेवरी का? तो ब्रेवरी के लिए तो बता ही दिया, कुर्गी लोग बहुत ज्यादा लड़ाकू होते, अलेक्जेंडर के सिपाही थे। जनरल करियप्पा जो थे कौन थे बताओ? नहीं भूल गए? पहले जनरल थे भैया आर्मी के, है ना।
और कुर्ग एक बटालियन ही है इंडियन आर्मी में, बहुत बहादुर लोग होते हैं। और ब्यूटी, आहा, बहुत सुंदर वादियां हैं। सो कुर्ग इज नॉन फॉर इट्स हिल्स, सुंदर 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 दृश्य हिल्स के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर, कॉफी प्लांटेशन के लिए, एंड रिवर्स, नदियों के लिए, एंड वाइल्ड लाइफ, एंड इट ऑल्सो हैज अ हिस्ट्री ऑफ ब्रेव सोल्जर in the Indian Army. The people of Kurg are known for their courage, साहस, हिम्मत के लिए, hospitality, and thus it is famous for both beauty and valor, ताकत, दोनों के लिए जाने जाते हैं। हो गए ना, चले आगे चलते हैं। मिजबिल द ऑटर, मिजबिल द ऑटर किसने लिखा है? गैविन मैक्सवेल। द ऑथर adopts an otter, क्या लाता है ऑथर? ऑटर जानते हो ना? हाँ, उदबिलाव। क्या? उदबिलाव, ठीक है। नेम्ड मिजबिल, और उसका नाम रख देता है मिजबिल, while living in इराक, और वो इराक में रह रहा होता है। सो मिज इज अ प्लेफुल, बहुत खेलता है, इंटेलिजेंट है, एंड क्यूरियस बाय नेचर, और नेचर से वो बहुत क्यूरियस है, हर चीज को बहुत क्यूरियसिटी से लेता है। एंड ही एंजॉयज प्लेइंग विद वाटर, पानी से बहुत खेलता है वो, एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटी छोटी चीज। द ऑथर डिस्क्राइब्स हाउ मिच क्विकली अडॉप्ट्स, और इसमें लेखक यही बताता है कि जो उदबिलाव है कैसे बहुत ज्यादा जल्दी सीख लेता है, समझदार है, एंड टू हिज न्यू सराउंडिंग्स। सो ड्यूरिंग दी जर्नी, इस पूरी यात्रा में, टू लंदन, लंदन लाने में क्या क्या परेशानियां होती है, लेखक वही चीजें हमें बताता है। एंड मैक्सवेल फेसेस चैलेंजेस इन कैरिंग मिज ऑन द प्लेन, हवाई जहाज में। सो हाउएवर मिज बिहेव्स कामली, बहुत शांति से बिहेव करता है, एंड अट्रैक्ट्स अटेंशन, और लोगों के ध्यान को आकर्षित कर लेता है। सो द स्टोरी हाईलाइट द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दर्शा रहा है बिटवीन द ह्यूमंस एंड द एनिमल्स। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड मिजबिल ब्रिंग जॉय टू द ऑथर्स लाइफ, ऑथर के जीवन में कैसे खुशियां लाता है? तो देख लेते हैं। मिजबिल्स प्लेफुल एंड अफेक्शनेट नेचर, जो उसका खेलने वाला, हंसी मजाक वाला नहीं, मतलब नोटोरियस वाला जो उसका नेचर है, फिल्ड द लाइफ ऑफ ऑथर्स, और ऑथर्स लाइफ विद हैप्पीनेस, खुशियों से भर देता है। हिज क्लेवर ट्रिक्स, जो क्लेवर ट्रिक्स है, एंड लव फॉर वाटर, और पानी से बहुत खेलता है, वाटर गेम बहुत करता है। एंटरटेन मैक्सवेल, मैक्सवेल को बहुत अच्छा लगता है। सो देयर कंपेनियनशिप, उसका जो साथ है, मैक्सवेल को बहुत अच्छा लगाता है। एंड शोज दैट एनिमल्स कैन फॉर्म डीप इमोशनल बॉन्ड, एनिमल्स भी डीप इमोशनल बॉन्ड बना सकते हैं विद ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफिकल्टीज डिड मैक्सवेल फेस व्हाइल ट्रैवलिंग विद मिज, मिज के साथ ट्रैवल करने में क्या डिफिकल्टी फेस करता है मैक्सवेल हैड ट्रबल एयरलाइन रूट, के हिसाब से ना आप जानवरों वगैरह को नहीं लेके ट्रैवल कर सकते हो, एंड हैड टू कीप मिज इन स्मॉल बॉक्स, एक छोटे से बॉक्स में रखना पड़ता है। द जर्नी वाज बहुत स्ट्रेसफुल हो गया, बट मिज रिमेन्ड काम, शांत रहा। दीज चैलेंजेस शो द ऑथर्स डेडिकेशन एंड केयर फॉर हिज पेट, और इससे पता चलता है कि लेखक कितना अपने पेट से प्यार करता है। मैडम राइड्स द बस, वल्ली कानन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, डोंट टेक इट लाइटली, सीरियस में लो इसे, आएगा क्वेश्चन इसमें से। सो वाली, एन 8-year-old, एक 8 साल की बच्ची है, इज क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया को जानने के विषय में वो काफी ज्यादा क्यूरियस है, एंड बियॉन्ड हर विलेज, और वो अपने गांव से भी बाहर दुनिया को जानना चाहती है। सो शी सीक्रेटली सेव्स मनी टू फुलफिल हर, और वो चुपचाप से पैसे इकट्ठा करती, चवन्नी अठन्नी, एंड ड्रीम ऑफ राइडिंग अ बस अलोन। और चूंकि वाली जो है ना, वो हर दिन अपने दरवाजे पे खड़े होकर देखते कि एक बस आती है, फिर यहाँ से पैसेंजर को लेती है, फिर शहर जाती है, फिर शहर से फिर यहाँ आती है, तो उसको भी कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी हो रहा था कि भाई क्यों ना एक बार इस बस में बैठ के शहर जाया जाए और देखा जाए कि एक्चुअली है कैसी बाहर की दुनिया। तो ये पूरी कहानी है बेस्ड ऑन दिस क्यूरियोसिटी। सो सी केयरफुली प्लान्स, बड़े सावधानी से प्लान करती है हर जर्नी, अपनी यात्रा को, एंड एंजॉयज ऑब्जर्विंग पीपल, और फिर लोगों को ऑब्जर्व करती है, एंड सीनरी, और जो बाहर दृश्य दिख रहे होते हैं। ऑन हर वे बैक, जब वो वापस आती है, शी सीज अ काउ दैट हैड अर्लियर सीम्ड, तो वो एक गाय को देखती है जो पहले लाइवली,
but now lies dead. अब वो रोड पे मरी हुई थी. This shy deeply affects her. और ये जो दृश्य होता है वाली को बहुत ज्यादा परेशान करता है, प्रभावित करता है. She returns, वापस आ जाती है home quietly, शांति से, without telling her mother, बिना अपने माँ को बताए about her adventure, अपने इस यात्रा के बारे में. So the story highlight curiosity, curiosity को प्रेजेंट कर रहा है, independence, स्वतंत्रता को प्रेजेंट कर रहा है, and listen about life realities. और ये जीवन के हकीकत को, जीवन की वास्तविकताओं का कैसे सीखेंगे आप, उस चीज के बारे में बता रहे हैं. तो प्यारे बच्चों, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की. व्हाट डज वालीज कैरेक्टर रिवील अबाउट हर पर्सनालिटी? क्या दिखा रहा है आपके वाली के कैरेक्टर से, आपको क्या पता चल रहा है? सो वाली इज कॉन्फिडेंट, काफी कॉन्फिडेंट है, डिटरमाइंड है, एंड ऑब्जर्वेंट है, और हर चीज का सूक्ष्म निरीक्षण करती है. जिस भी चीज को देखती, छोटी छोटी बातों को समझती, निरीक्षण करती है, उसको समझती है, उसको विस्तार से तोड़ती है ना, तब उसको समझती. ऑब्जर्वेंट पीपल ऐसे होते हैं. सो शी प्लान्स हर ट्रिप, और वो अपने ट्रिप को बहुत केयरफुली तरीके से मैनेज करती है, और पैसे को भी बड़े अच्छे और होशियारी से इस्तेमाल करती है. एंड हर क्यूरियोसिटी शोज इंटेलिजेंस. दरअसल उसकी क्यूरियोसिटी जो है ना, इंटेलिजेंस को दर्शा रहा है. व्हाइल हर साइलेंस, जबकि उसकी चुप्पी जो है एट द एंड रिफ्लेक्ट मैच्योरिटी, और उसकी जो चुप्पी है लास्ट में, वो उसकी मैच्योरिटी को दिखा रहा है. व्हाट लेसन डज वाली लर्न फ्रॉम द जर्नी? यात्रा से वाली ने किस प्रकार की सीख ली है? सो द साइट ऑफ द डेड काउ, जो मरी हुई गाय का दृश्य था, टीचेस हर दैट लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल. जीवन क्या है? अनप्रिडिक्टेबल है. अभी कोई जिंदा है, चंद सेकंड के बाद वो जिंदा रहे ना रहे कोई नहीं कह सकता. तो लाइफ जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. एंड टेम्पररी, और जीवन नश्वर है, क्षण भर का, क्षण भंगुर है. शी अंडरस्टैंड्स दैट जॉय एंड सॉरो आर द पार्ट ऑफ द लाइफ. जीवन का हिस्सा है, खुशी भी और गम भी. सो दिस रियलाइजेशन मार्क्स हर, और ये जब वो महसूस करती है तो इससे पता चलता है दैट इमोशनली ग्रोथ, कि वो इमोशनली ग्रो कर चुकी है. द सर्मन एट बनारस. गौतमा बुद्धा. So this chapter tells the story of कीजा गौतमी. कीजा गौतमी के बारे में है, who loses her only son, अपने जवान पुत्र को गवा देती है. ग्रीफ स्ट्राइकन, और दर्द में इतना ज्यादा वो व्याकुल होती है, पीड़ा में, अपने पुत्र को गवाने के बाद. शी आस्क्ड बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा के पास कहती है, और कहती, बुद्धा मेरे पुत्र को जीवित कर दो. क्या कर दो? मेरे पुत्र को जीवित कर दो. बुद्धा इस पे मुस्कुरा के कहते हैं, कर दूंगा, आप एक काम करो. क्या काम करो भैया? शी आस्क्ड बुद्धा टू ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ. बुद्धा आस्क्ड हर टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड. कहते सरसों के दाने ला दो किसी भी घर से जाकर के, एक मुट्ठी. शर्त क्या है? शर्त यह है कि जिस घर से तुम सरसों के दाने लाओगे ना, वहां कोई भी व्यक्ति नहीं मरा हो, कभी नहीं मरा हो. वो कहते ठीक है. अब वो घर घर घूमती है, जहां भी सरसों का दाना मांगती है मिल जाता है. लेकिन जब वो पूछती क्या तुम्हारे यहाँ कोई मरा है, तो कहते हाँ हमारे दादा मरे, परदादा मरे, चाचा मरे. भाई हर घर में कोई ना कोई तो मरता ही है. तब उसको खुद ही समझ में आ जाता है कि जीवन तो है ही है, लेकिन मृत्यु सत्य है, हर किसी को जाना है ये दुनिया छोड़ के. तो इस बात का आंसर स्वयं उस औरत को मिल जाता है. एंड शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस बट फाइंड्स दैट डेथ हैज विजिटेड एवरी फैमिली. हर फैमिली में मृत्यु आती है. एंड ग्रेजुअली शी रियलाइज दैट डेथ इज यूनिवर्सल. क्या है? ब्रह्मांड का नियम. शी एक्सेप्ट्स द ट्रूथ, और वास्तविकता को स्वीकार कर लेती है. एंड ओवरकम्स हर सॉरो, और अपने दर्द से बाहर आ जाती है, अपने पीड़ा से बाहर आ जाती है. द चैप्टर टीचेस एक्सेप्टेंस एंड विजडम, और चैप्टर हमें बताता है कि रियलिटी को स्वीकार करना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो, और बुद्धिमत्ता से काम लो. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. हाउ डिड बुद्धा हेल्प कीजा गौतमी? बुद्धा किस तरीके से मदद करते कीजा गौतमी को अपने दर्द से बाहर आने में? सो बुद्धा गेव हर अ प्रैक्टिकल टास्क. प्रैक्टिकल टास्क देते हैं आजकल के बाबा जैसे नहीं कि ये ताबीज बांध लो, ये कर लो, वो कर लो, इतना पैसे दे दो. नहीं, वो प्रैक्टिकल नॉलेज बताते हैं. टास्क टू मेक हर रियलाइज, और वो चाहते हैं कि वो खुद इसको महसूस करे. एंड द ट्रूथ ऑफ लाइफ, और सच्चाई है जीवन का ये. बाय आस्किंग हर टू फाइंड मस्टर्ड सीड्स, और वो कहते हैं कि जाओ सरसों का दाना ले आओ किसी भी घर से, फ्रॉम डेथ फ्री, जहां कभी मृत्यु नहीं आई हो,
ही हेल्प हर अंडरस्टैंड, दरअसल लॉर्ड बुद्धा उसकी मदद कर रहे थे समझने में दैट डेथ इज इनविटेबल। जी हाँ, इनविटेबल, इसको स्किप नहीं किया जा सकता। दिस रियलाइजेशन रिड्यूस्ड हर सॉरो, और जब वो इस चीज को रियलाइज कर लेती है तो उसका दुख दर्द समाप्त हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन मैसेज, क्या मेन संदेश, मुख्य संदेश क्या है इस चैप्टर का। सो द मेन मैसेज इज दैट डेथ इज अ नेचुरल, प्राकृतिक है, एंड अनएवॉइडेबल, इसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता। इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। पीस कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस, जब तक आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर लोगे शांति नहीं मिलेगा। एंड रियलिटी कामली रैदर देन रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करके क्या फायदा है, उसको शांति से स्वीकार कर लो। लास्ट चैप्टर, द प्रपोजल। Antonio Chekhov, this humorous play, ये प्ले है, reveals और revolves around Lomov. Lomov मेन कैरेक्टर है ना, उसके चारों ओर घूमता है। He is the protagonist. So who visit his neighbor, जो अपने पड़ोसी चुबुकोव के पास जाता है to propose marriage, ताकि वो विवाह के लिए क्या कर सके, प्रपोज कर सके to नतालिया को। However, instead of romantic proposal, बजाय के रोमांटिक प्रपोजल के, they argue over, किसी मुद्दे में वो बहस कर जाते हैं। And the ownership of oxen meadow, और बहस का मुद्दा क्या होता है कि वो जो चारा गाह है गायों वाला वो मेरा है, वो कहते नहीं नहीं ये मेरा है, इसमें बहस जाती, जबकि वो जाता किस लिए, प्रपोज करने के लिए, विवाह के लिए, और हो जाती लड़ाई। So later they quarrel, और बाद में वो झगड़ा कर लेते about whose dog is superior, कि किसका कुत्ता ज्यादा सुपीरियर है। लोमो becomes so excited, लोमो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है that he nearly collapses, बेहोश हो जाता है। Ironically, despite constant argument, बजाय के और आर्ग्यूमेंट चलता और बहस चलता, they agree to marry, और अंततः वो सहमत हो जाते विवाह करने में। So the play satirizes human pride, तो अपने आप में ये जो कहानी है, जो प्ले है, ये दिखा रहा है कि मानव किस तरीके से किन चीजों पे गर्व करता है, एंड ग्रीड, और किस तरीके से उनके अंदर लालच भरा हुआ है। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई इज द प्ले कॉल्ड अ फारस? सो द प्ले इज फुल ऑफ एग्जैजरेशन, जो कहानी है, जो प्ले है, खूब इसमें झगड़ा झंझट, आर्ग्यूमेंट्स है, विवाद है, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, एंड कॉमिक सिचुएशंस, और बहुत सारे हंसी के मुद्दे भी है। सो द सीरियस मैटर ऑफ मैरिज, और हंसी, यहाँ पे सीरियस मुद्दा क्या है, विवाह का, है ना, टर्न्स इनटू अ फुलिश डिस्प्यूट्स, और क्या कहां बदल जाता है ये, एक मूर्ख भरे विवाद में, ओवर लैंड, जमीन पे और कुत्तों पे। एंड दिस एब्सर्डिटी मेक्स इट अ फारस, और अपने आप में ये हंसी मजाक का मुद्दा बना देता है। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द प्ले रिवील, कहानी क्या रिवील करता है अबाउट ह्यूमन नेचर? तो लालची, कपटी, यही सब, स्टबर्न, जिद्दी है, ग्रीडी है, प्राउड, अपने आप पे ज्यादा करता है, इवन ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट मोमेंट्स, अच्छे अच्छे पल, महत्वपूर्ण पलों में भी इंसान लड़ता है, लालच करता है। सो दे फोकस ऑन ट्राइवल, है ना, लड़ने झगड़ने पे। एंड चिबुकोव ह्यूमरसली क्रिटिसाइजेस सच बिहेवियर, और चिबुकोव इन सभी बिहेवियर को क्या करता है, निंदा करता है। तो प्यारे बच्चे, बहुत जल्दी मिलेंगे फर्स्ट फ्लाइट के सारे फॉर्म में। ऑल द बेस्ट।